नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव के कार्यालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जिसका विषय है निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में। कौन-कौन से पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण के तौर पर शामिल किए गए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए ये कार्य होना है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, ये आदेश जारी हुआ कार्यालय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से दिनांक 15/6/2026, पत्रांक संख्या निम्न ये है। अब इसमें विषय जो है वो निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में कौन-कौन से बिंदु हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आदेश में लिखा है कि आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या इतने बेसिक शिक्षा विभाग 5 दिनांक इतना द्वारा निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संशोधित लक्ष्य एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश जारी किए गए। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए छात्र छात्राओं में बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं को प्राप्त कराने के लिए संदर्शिका के माध्यम से सुनियोजित शिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री यथा संदर्शिका, प्रिंटेड सामग्री, टीएलएम, गणित किट, तालिका और तथा लाइब्रेरी बुक्स समस्त प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त के संबंध में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को सतत क्षमता संवर्धन के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण अर्थात पीयर लर्निंग हेतु शिक्षक संकुल बैठकों की व्यवस्था की गई है। निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रक्रिया को अधिक बाल केंद्रित, समावेशी और सहयोगात्मक बनाया जाए, ताकि प्रत्येक बच्चे को सीखने के लिए सुरक्षित, सहज एवं प्रेरणादायी वातावरण प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद के सभी शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित 10 प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का कक्षा में नियमित एवं प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो प्रत्येक शिक्षक को ये 10 प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का कक्षा में नियमित एवं प्रभावी रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित कराना है। कौन-कौन सी ये 10 प्रमुख शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं, जानते हैं। पहली, बच्चों को सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कक्षा के वातावरण को सहज, सुरक्षित एवं सकारात्मक बनाया जाए। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ नीचे मैटर भी है। आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं इसका जो पीडीएफ है उसको मैं लिंक के तौर पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां लिंक से इस आदेश को एक्सेस कर सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे पीडीएफ को और अच्छे से पढ़ सकेंगे। मैं मुख्य बातें यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगला बिंदु है, शिक्षक द्वारा बच्चों को नियमित रूप से अभ्यास कार्य दिया जाए तथा उसका अवलोकन किया जाए एवं सार्थक फीडबैक प्रदान भी किया जाए। यानी बच्चों के कार्यों पर नियमित फीडबैक देना प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब शिक्षक द्वारा बच्चों को सीखने वाली कठिनाइयों को समझते हुए उसके काम पर ससमय फीडबैक दिया जाता है ना, तो बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने क्या सही किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक द्वारा सरल, स्पष्ट और ससमय दिया गया फीडबैक बच्चों को बेहतर सीखने में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए नियमित अभ्यास, सही मार्गदर्शन और स्पष्ट फीडबैक बच्चों को समझ और सीखने की स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। तीसरा बिंदु कि बच्चों की समझ की जांच के लिए शिक्षक विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करें। कौन सी? शिक्षण के दौरान समय समय पर बच्चों की सीखने की जांच करने से शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि बच्चे किसी पाठ अथवा अवधारणा को कितना समझ पा रहे हैं। इससे बच्चों की गलतियां और कठिनाइयां पहचानने में मदद मिलती है और शिक्षक उन्हें समय पर अपेक्षित सहायता और मार्गदर्शन दे सकते हैं। समूह में एक साथ उत्तर देने से बच्चों की भागीदारी बढ़ती है, लेकिन इससे हर बच्चे की समझ का स्पष्ट पता नहीं चल पाता है। अनेक बार कुछ बच्चे ही जवाब देते हैं और शेष बच्चे बिना समझे केवल दोहराव करते हैं। इसलिए शिक्षक को बच्चों की समझ जानने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, जैसे बच्चे का नाम लेकर उनसे प्रश्न पूछना, उत्तर देने के लिए पर्ची पर सही विकल्प लिखना और अंगूठे से संकेत देना, यानी थम्स अप थम्स डाउन वाला प्रक्रिया, अपने विचार या समझ अभिव्यक्ति के लिए कहना, गतिविधि आधारित आकलन करना तथा बच्चों का कार्यों का नियमित अवलोकन कर उन्हें आवश्यकता के अनुसार मदद और फीडबैक देना आदि। अगला बिंदु इसी से है, इसी क्रम में बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित आकलन के साथ ही सीखने में पीछे छूट रहे बच्चों के साथ साथ कैचअप शिक्षण दिया जाए। देखिए, कैचअप शिक्षण क्या है? कैचअप शिक्षण के तहत कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है, इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। आपको उस कैचअप प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रखें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो देखिए, इसमें क्या करना है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी सीख का स्तर भी भिन्न होता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण के दौरान ऐसी रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि सभी बच्चे सीखने में सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक पढ़ाते समय बच्चों की समझ का नियमित आकलन करें
तथा मैंने सीख लिया कार्यपत्र का उपयोग करते हुए साप्ताहिक आकलन करें। इसके साथ ही जो बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त सहायता और कैचअप शिक्षण दिया जाए। तो कैचअप शिक्षण क्या है, इसका वीडियो आने वाला है, इसलिए तैयार रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए। यह भी ध्यान रखा जाए कि जो बच्चे कक्षा उपयुक्त स्तर पर हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से पठन एवं लेखन के पर्याप्त अवसर भी दिए जाएं। अगला है शिक्षण प्रक्रियाओं और गतिविधियों की सुविचारित योजना विकसित की जाए, जिससे कि प्रत्येक बच्चा अधिक से अधिक समय तक सीखने में सक्रिय रूप से संलग्न रहे। बेहतर अधिगम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी शिक्षण योजना इस प्रकार बनाए जिससे कि बच्चे अधिक समय तक सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रह सकें। जब सीखने की गतिविधियों में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो उनके सीखने के परिणाम भी बेहतर होते हैं। बेहतर कक्षा प्रबंधन, प्रिंट वातावरण, प्रभावी क्रियान्वयन रणनीतियां तथा सक्रिय जुड़ाव बनाए रखने वाली गतिविधियां बच्चों के सीखने के समय को बढ़ाने में मदद करती हैं। पठन एवं मौखिक भाषा विकास के दौरान खुले छोर के प्रश्न पूछें, जो बच्चों में सोचने तथा और तर्क करने की क्षमता को बढ़ावा दें तथा सभी बच्चों को चर्चा में संलग्न करें। जब शिक्षक किसी विषय या पाठ पर मौखिक चर्चा के दौरान बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं होता है, जैसे क्यों, कैसे या तुम क्या सोचते हो, और बच्चों के उत्तरों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो बच्चे अधिक सोचते हैं और विचार करते हुए समझते हैं। उससे उनके पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने, तर्क करने, अनुमान लगाने, विश्लेषण करने एवं सार संकलन करने के द्वारा उनके समझने और अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे सवाल बच्चों को सीखने में सक्रिय करते हैं तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। 7वां पॉइंट है कि शिक्षकों द्वारा बच्चों को स्वतंत्र रूप से लेखन अभ्यास कार्य दिया जाए तथा आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। स्वतंत्र रूप से लेखन का अभ्यास बच्चों को अपने विचार, भावनाएं और अनुभव व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इससे बच्चों को सोचने, तर्क करने, कल्पना करने, विश्लेषण करने एवं भाषा को सही उपयोग करने में मदद मिलती है। शिक्षक के मार्गदर्शन एवं निरंतर प्रोत्साहन से बच्चे निर्भीक होकर स्वतंत्र लेखन का प्रयास करते हैं। नियमित एवं स्वतंत्र लेखन अभ्यास से बच्चों की भाषा और लेखन की क्षमता बेहतर होती है तथा सृजनात्मकता का विकास होता है। अगला बिंदु है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में सभी बच्चों के लिए जोड़ियों में यानी छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से पढ़ने हेतु समर्पित समय दिया जाए। विद्यालयों में समृद्ध बाल साहित्य से युक्त पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर की क्रियाशीलता के लिए विविध प्रकार की आयु एवं कक्षानुरूप रीडिंग बुक्स उपलब्ध कराई गई हैं। बच्चों को अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ने के लिए समय सारणी में पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए। पढ़ने के सतत अभ्यास से पढ़ने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है। पठन कौशल के विकास हेतु बच्चों को समूह में, जोड़ियों में तथा व्यक्तिगत रूप से पढ़ने का अभ्यास कराया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चा स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास करे। कक्षा में पठन प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों के कार्यों का अवलोकन किया जाना चाहिए, ताकि ससमय मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से उनकी त्रुटियां एवं कठिनाइयों की पहचान करते हुए सम्यक निवारण किया जा सके। इससे बच्चों के पठन कौशल एवं समझ में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित किया जा सकता है। गणितीय अवधारणाओं एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने तथा समझने के लिए शिक्षक एवं विशेषकर बच्चों द्वारा टीएलएम का नियमित उपयोग किया जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की अवधारणाओं को समझाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे टीएलएम का उपयोग महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में शिक्षक एवं बच्चे दोनों का टीएलएम के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना आवश्यक है। पहले शिक्षक टीएलएम के माध्यम से अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपनी समझ विकसित करते हैं और अभ्यास करते हैं। इस प्रकार की साझी भागीदारी न केवल प्रक्रियात्मक प्रभाव को मजबूत करती है, बल्कि बच्चों के गणितीय विचारों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ समझने में मदद करती है। इससे यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि टीएलएम का उपयोग ठोस अनुभवों से प्रारंभ होकर चित्रों और फिर गणितीय चिन्हों के रूप में किया जाए। इस क्रम को सामान्यतः ELPS यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर्स और सिंबल्स की सीक्वेंस में दृष्टिकोण भी कहा जाता है। बच्चों को गणितीय समझ को सशक्त करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक से अधिक क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछे जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और अंतिम पॉइंट है इस आदेश के अंतर्गत। प्रारंभिक गणित में क्यों वाले प्रश्न बच्चों को अपने उत्तरों का कारण बताने के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी गणितीय तर्क समझ क्षमता को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए 6 से 8 बड़ा क्यों है और 45 में 4 का स्थानीय मान 40 क्यों है जैसे प्रश्न। इस प्रकार कैसे वाले प्रश्न बच्चों को यह बताने के लिए प्रेरित करते हैं कि उन्होंने उत्तर तक पहुंचने के लिए कौन से चरण अपनाए। जैसे 45 में 4 का स्थानीय मान 40 कैसे होता है, आपका उत्तर 7 कैसे आया, या आपने 45 प्लस 34 में जोड़ इकाई के स्थान से क्यों शुरू किया। ये प्रश्न प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने और प्रभावी संवाद कौशल विकसित करने में सहयोग करते हैं। साथ ही क्यों और कैसे वाले प्रश्नों का उपयोग केवल याद करने और प्रक्रिया को लागू करने के बजाय अपने तर्क के बारे में सोचने, अपने उत्तरों को समझाने और गणितीय विचारों की गहरी समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब शिक्षक किसी अवधारणा या प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहे हों,
तब वे बच्चों से क्यों और कैसे जैसे प्रश्न अवश्य पूछें तथा उनके उत्तरों के आधार पर अवधारणा और प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करें। साथ ही जब बच्चे व्यक्तिगत रूप से जोड़ियों में या समूह में चर्चा कर रहे हों, तब भी ऐसे प्रश्न पूछें ताकि बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें तथा अपने तर्क को स्पष्ट कर सकें। उपयुक्तानुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु नियमित अनुश्रवण तथा प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में समझा कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो कौन से हैं जो कक्षा में नियमित एवं प्रभावी रूप से अनुपालन के तौर पे सुनिश्चित करना है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों को कार्य करना है अपनी कक्षा कक्ष में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।